तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बड़ौदा बीएनपी पारिबास ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस न्यू फंड ऑफर का नाम है बड़ौदा बीएनपी पारिबास ईएसजी बेस्ट इन क्लास स्ट्रैटेजी फंड। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं ये आपको अभिषेक जी बताएंगे और उसके बाद हम विकास सर के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है फॉर्मेट होता है इस तरीके के फंड का काम करने का और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आप बिल्कुल काफ़ी यूनिक कैटेगरी के फंड यहाँ पर लेके आया है बड़ौदा म्यूचुअल फंड हाउस। जैसे कि नाम बताया, बड़ौदा बीएनपी पारिबास ईएसजी बेस्ट इन क्लास स्ट्रैटेजी फंड। इसका बेंचमार्क जो रहेगा निफ्टी 100 ईएसजी टीआरआई है, यानी कि जो ये बेंचमार्क है, यानी कि जो ये इंडेक्स है 100 ईएसजी का, उसमें से ही जो फंड्स होंगे, जो आपके स्टॉक्स होंगे, उसमें निवेश किया जाएगा इस फंड के जरिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 फरवरी को ये खुल गया है और 26 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 5 मार्च को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं, 1000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं इसमें, और 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम या स्विच करते हैं। विकास से सबसे पहले तो फौरी तौर पर देखें तो फिर ये फंड कुछ अलग से रहा है दिखने, मतलब इसका नाम ही काफ़ी अलग है। ये फंड कैसे काम करता है सर, इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए। अभिषेक जी, ये ईएसजी है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। सो बेसिकली क्या है कि ये एक कैटेगरी है जो कि इंडिया में अभी उतनी बड़ी नहीं बनी है, हालांकि इसमें भी इस कैटेगरी में ऑलरेडी 2-3 फंड हाउसेज हैं जिनके पास ये फंड है। सो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि ये उन कंपनीज में नहीं निवेश करते जो कंपनीज किसी भी तरह का एनवायरमेंट को खराब होने में या इको सिस्टम को खराब होने में या कोई किसी भी तरह की, जो आप बोल दीजिए कि हमारे एनवायरमेंट को बिगाड़ने में इन्वॉल्व होती हो। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल क्रूएल्टी को लेके या कोई मान लीजिए किलिंग होती है, एनिमल किलिंग, उससे जुड़े हुए अगर कोई लेदर रिलेटेड कंपनीज होंगी तो वैसी कंपनीज में निवेश नहीं करेंगे, या टोबैको या अल्कोहल जैसी कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, गैम्बलिंग जैसी कंपनीज में नहीं निवेश करेंगे। तो इसको आप एक एथिकल कैटेगरी में डाल सकते हैं कि जहां पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हम उन्हीं कंपनियों में निवेश करेंगे जिन कंपनियों से किसी तरह का नुकसान नहीं हो इस मदर अर्थ को, इस एनवायरमेंट को, या एक हमारा ह्यूमन जो एक सेटअप है उसमें किसी तरह का ऐसी चीजें ना हो जिनसे जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव एंड अनएथिकल चीजें होती हैं। तो ऐसी कंपनियों को ये जो है बाहर रखते हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करते। ये बहुत बड़ी कैटेगरी बन रही है बाहर के देशों में, इंडिया में भी आने वाले समय में ये धीरे धीरे बनेगी। ठीक है सर, तो सुनने में काफी ज्यादा अलग साउंड कर रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रेंज साउंड कर रहा है। सर वैसे क्या एएमसी का इस तरीके के फंड को लॉन्च करने का मकसद क्या हो सकता है इंडिया में खास करके? देखिए, इसमें 2-3 है। एक तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दिव्या जो आने वाली जनरेशन्स की हमने यूज कर ली। जिस तरीके से पेड़ कटते हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंट का आप देखें अब्यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनकाइंड इस चीज की तरफ बढ़ रही है कि हम अपनी मदर अर्थ को कितना बचा सकते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को लेके देखें बहुत ज्यादा चिंतित हैं। फॉसिल फ्यूल हमने कितना यूज कर लिया, इसके लिए ग्रीन एनर्जी, इन सब के ऊपर चीजें चल रही हैं। तो आइडिया क्या है कि ऐसे थॉट प्रोसेस वाले लोग भी हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनीज में निवेश करे जहां पे इस तरह की कंपनीज में निवेश होता हो। प्लस थोड़े रिलीजियस रीजंस भी होते हैं, जैसे अगर आप मुस्लिम्स का देखें उनमें शरिया फंड्स होते हैं जहां पे ये अल्कोहल और इस तरह की चीजें कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहते, या जैन समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस जहां पे होती हो, लाइक चमड़ा से जुड़े हुए उद्योग हैं या अल्कोहल से या सिगरेट से, तो वहां निवेश ना हो। तो ये बहुत सारी चीजों को एड्रेस करता है। एज अ ह्यूमन, एज अ रिलीजियस सेंटिमेंट कह लीजिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एड्रेस हो जाती हैं। उस केस में मुझे लगता है कि वो लोग इसमें, अब क्योंकि मैंने अभी तो 2 ही एग्जांपल दिए हैं, बट बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़े हों, वो चाहते हैं कि हमारा जो निवेश हो रहा है वो कोई अनएथिकल या किसी को तकलीफ देने वाले जो बिजनेस होते हैं या किलिंग वाले बिजनेस वैसे उसमें ना हो। तो ऐसे केस में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो निवेशक जो इस चीज के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। इससे काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये जो फंड है वो मालूम हो रहा है, मतलब आपके बातों से। लेकिन सर क्या लग रहा है कि इस तरह के जो फंड है उनको एक्सेप्टेबिलिटी जो है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि, क्योंकि मोस्टली ऑफ दी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसे स्टॉक्स कोई हों, तो इसकी जो मात्रा होगी वो सर आपको कितनी लग रही है, उसके हिसाब से कितना बेनिफिट, कितने % ऑफ ऑडियंस इसका उठा सकती है, किन लोग को ये इंटाइज करेगी या अट्रैक्ट करेगी एक तरह से? नहीं, देखिए, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी हमारे आगे पीछे जो चल रही है वो एनवायरमेंट को खराब कर रही है, तो यूनिवर्स इनके पास भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन हाँ, वो यूनिवर्स जो इनके पैरामीटर्स में नहीं आता वो बाहर हो जाएगा यहाँ से। और
क्योंकि अभी तक अभिषेक अगर आप देखें तो ये जो फंड्स दूसरे फंड हाउसेस ने लॉन्च किए हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डिसेंट रिटर्न भी है उसका। लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे निवेश ना करें कि ये मुझे मेरा नंबर 1 फंड रहेगा, रिटर्न मेरी बहुत अच्छी रहेगी, कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगी। बिकॉज जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एस्टेब्लिश सेक्टर्स हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें खाली गिनी चुनी 40-50 कंपनियां ही बच जाती हैं। तो आपका बैंकिंग सेक्टर इसमें खुला हुआ है, आपका ऑटो सेक्टर इसमें खुला हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है ये फंड हाउस जो है या फंड जो है वो ओपन रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज एज गुड एज अ डाइवर्सिफाइड फंड। आप कोई सा भी डाइवर्सिफाइड फंड ले लीजिए जिसमें अलग अलग सेक्टर का एक्सपोजर है, इसमें भी रहेगा। हाँ, जो कुछ गिनी चुनी चीजों की हमने बात की है वो इस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी सर इसमें मेरे ख्याल से इन्वॉल्व होगा शायद, ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी। बिल्कुल होगा, बिकॉज ग्रीन एनर्जी अगेन इट्स प्रमोटिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग्स, तो वो भी इसका हिस्सा होगा। ठीक है सर। वैसे निवेशकों के तौर पर, खासकर कि इंडियन इन्वेस्टर्स के तौर पर अगर देखें तो अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके का हिस्सा इस तरीके के फंड को दिया जा सकता है? मतलब सैटेलाइट में रखें, कोर में रखें, सैटेलाइट में रखें भी तो कितना रखें और कितनी अवधि के लिए इसमें निवेश करें? देखिए दिव्या, मुझे लगता है ये कोर फंड होना चाहिए आपका, क्योंकि ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली बहुत सारे सेक्टर्स जो है इससे बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। गिने चुने ही सेक्टर इससे बाहर होंगे और बाकी तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा। और अगर अब जैसे मैंने बोला कि अगर किसी की सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ी हुई है इससे तो थीमेटिक हो ही नहीं सकता, या वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो ही नहीं सकता, वो उनका कोर ही है। बल्कि वो चाहेंगे कि आने वाले समय में और इस तरीके के फंड्स और इस तरह की इनोवेटिव चीजें आए जो ऐसी जगह पे लगे जो हमारी मदर अर्थ और मदर नेचर के बेनिफिट में हो, मैनकाइंड की बेनिफिट में हो, और जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है इस मदर नेचर ने, चाहे वो एनिमल्स हो, सब हर कोई जो है उसके लिए ये जगह, इस धरती पे उन सब के लिए जगह हो। तो ऐसे केसेस में वो कंपनीज जो इन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती हैं वो इसका हिस्सा बनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, ये आपका कोर हिस्सा पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए।